ओके, सो हमने आर फाइंड आउट कर लिया और डेल्टा आर भी हमने शुरू में डिफाइन कर दिया था, तो ये दोनों इक्वेशंस लिखी रहेंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स एट सेंटर ऑफ स्टेप वन। सेंटर ऑफ स्टेप वन के ऊपर जो फोर्स होगी किसके बराबर होगी, आपको पता है फार्मूला जो फोर्स के लिए है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे जी जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट है, एम कैपिटल एम जो है मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल एम जो है ये बॉडी का मास है, आर जो है इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी सेंटर ऑफ द बॉडी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये जो आर हमने फाइंड आउट किया हुआ है इसको यहाँ पे पुट करते हैं और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या आ जाएगी, जी इंटू एम ओवर आर स्क्वेयर क्या होगा यहाँ पे R1 इंटू R2। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो फर्स्ट स्टेप के सेंटर के लिए आएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। नो वी आर इन द पोजिशन कि हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकें। वर्क डन के लिए हमें फोर्स चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से बॉडी 1 से लेकर 2 तक मूव करेगी, फोर्स जो है उसके ऊपर ये वाली लगेगी जो हमने कैलकुलेट कर लिया सेंटर के लिए। ये ऑलमोस्ट 1 पे भी वही होगी, 2 पे भी वही होगी, पहले स्टेप के अंदर ये ऑलमोस्ट जो है वो बराबर रहेगी। उसके बाद हमें डिस्टेंस चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कि डेल्टा आर है। इसका मतलब है वर्क डन जो है वो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वर्क डन फॉर स्टेप 1, तो स्टेप 1 के लिए जो वर्क डन आएगा उसको हम कहते हैं W1 to 2, यानी पॉइंट 1 से लेकर 2 तक मूव करने के लिए जितना वर्क डन हुआ है। इट विल बी इक्वल टू F डॉट डेल्टा आर। ओके, और F डॉट डेल्टा आर दोनों चीज़ें जो हैं हमारे लिए वो नाउन है, कोई भी चीज़ इसके अंदर अननाउन नहीं है। तो ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में किस तरह आ जाएगी, कॉज ऑफ 180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री जो है ये हमने किस तरह से लगाया है। अगर आप इस बॉडी की मोशन को देखें, इस पॉइंट से अपवर्ड है और फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है, तो डेल्टा आर की डायरेक्शन और फोर्स की अपवर्ड है और डाउनवर्ड है, इसलिए जो एंगल बनेगा ये होगा 180 डिग्रीज का। इसको अगर 180 डिग्री को देखें, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं F इंटू डेल्टा आर इंटू -1 एंड दिस इज W1 to 2। ओके, अब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू ऑफ द फोर्स, तो W1 to 2 जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस इंटू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये वाली, तो क्या आएगा G इंटू एम ओवर R1 R2 इंटू डेल्टा आर यहाँ पे ये है R2 माइनस R1। ओके, सो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि कोई इसकी शेप बन जाए और हम इसको जनरलाइज कर सकें। R1 R2 को डिवाइड करते हैं इसके ऊपर और R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, इसको अलग-अलग डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पहली पार्ट के ऊपर डिवाइड करेंगे तो R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरे पे डिवाइड करेंगे तो R1 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका जो आंसर है वो आएगा W1 to 2। पहले स्टेप के लिए जो वर्क आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, W1 to 2 इज इक्वल टू -G कैपिटल इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द बॉडी और 1/R1 माइनस R1/R2। इसका मतलब है अगर हमने W कैलकुलेट करना हो बाकी स्टेप्स के लिए, इसको जनरलाइज हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 और 2 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 4, 2 और 3 फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं और इसको जनरलाइज करते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स। ओके, सो W1 2 जो है वो हमने कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हमने सिमिलरली बाकी के जो हैं वो इसी को
जनरलाइज करके लिख लेना है। तो W2 to 3 क्या आएगा, ये फॉर सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप के लिए अब देखें, हमने 1 को 2 से रिप्लेस किया, 2 को 3 से रिप्लेस किया। इसका मतलब है इक्वल की साइड पे जहाँ जहाँ पे 1 आएगा 1 को हमने 2 से रिप्लेस कर देना है, और जहाँ जहाँ पे 2 आएगा 2 को हमने 3 से रिप्लेस कर देना है। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म में बाकी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी, और सिर्फ R1 और R2 को हमने रिप्लेस कर दिया 2 और 3 के साथ। इसी तरह से W3 to 4 किस तरह आएगा, जहाँ जहाँ पे 2 और 3 है वहाँ वहाँ पे 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट स्टेप के लिए है, ये जो है ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, इसी तरह से ये चलता जाएगा। और अप टू लास्ट जो होगा उसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको ज़रा गौर से देखें। लास्ट अब क्या होगा, लास्ट जो है वो यहाँ पे आएगा एरो के बाद। ठीक है, इससे जो पिछला स्टेप होगा वो क्या होगा, n-1। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 4 है, पिछला स्टेप क्या है, इससे 1 कम है। अगर लास्ट स्टेप n होगा तो उससे पिछला स्टेप उससे 1 कम होगा, तो वो होगा n-1। बिल्कुल इसी तरह से हमने जो इक्वेशन का बाकी हिस्सा है उसको भी लिखना है। और यहाँ पे अब हमने 3 जो है, जो चीज़ पहले आती है उसको पहले लिखना है, n-1 को पहले लिख लिया, -rn को बाद में लिख लिया। सो जनरलाइज्ड फॉर्म में ये हमारे पास आ गया nth पार्ट के लिए, nth स्टेप के लिए वर्क डन फॉर ईच पार्ट जो है वो अब हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस सारे वर्क डन को ऐड अप करेंगे, और ऐड अप करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसको कंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि वो क्या रिज़ल्ट आता है। ओके जी, तो ऐड अप करेंगे, W टोटल जो है वो किसके बराबर आएगा, 1 2 3 4 5, इन सब को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, -G M और 1/R1 -1/R2। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, -G M और 1/R2 -1/R3। ठीक हो गया। और थर्ड पे क्या आ रहा है, इसी तरह से थर्ड वाला भी लिखेंगे। हम nth वाला लिख लेते हैं यहाँ पे, बाकी जो है वो हम प्लस प्लस लगा के सबको छोड़ देते हैं। nth वाला क्या आएगा, -G M -G M स्मॉल मैस इंटू 1/Rn -1/Rn। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे -G M इंटू स्मॉल m, -G M इंटू स्मॉल m, -G M इंटू स्मॉल m, इस सारे के अंदर से हम -G M इंटू स्मॉल m जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो -G M इंटू स्मॉल m, बाकी क्या बचेगा, 1/R1 -R2। दूसरे में क्या बचेगा, यहाँ पे अब प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस बाहर ले गए हम, प्लस 1/R2 -1/R3 प्लस, इसी तरह से चलता जाएगा। और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास प्लस 1/Rn -1/Rn। अब अगर आप देखें तो सिवाय पहली और आखिरी टर्म के बाकी सारी एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। -1/2 +1/2 -1/3 +1/3, इसी तरह से ये चलता जाएगा। पहली और आखिरी टर्म हमारे पास बच जाएगी। तो पहली और आखिरी टर्म जो है वो क्या बचेगी, 1/R1 -1/Rn। और दिस विल बी टोटल वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम point 1 to point n। And this is called potential energy। This is not absolute potential energy, लेकिन इसको हम कहते हैं potential energy of the body at point 1 up to n।
ठीक है जी, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी जो कि 1 से लेके n तक चेंज हुई। उसके बाद अगर हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो वो किस तरह से होगी? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से हम निकाल सकते हैं? अगर हम इस लास्ट पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले जाएं, ठीक है, तो लास्ट पॉइंट इन्फिनिटी पे हो, जिस तरह हमने डिफाइन किया था, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। लिहाजा हमें इस n पॉइंट को इन्फिनिटी कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाके एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आएगी। आपने याद रखना है एब्सोल्यूट का लफ्ज़ तभी आएगा जब दो पॉइंट में से इनिशियल और फाइनल, इन दोनों में से एक पॉइंट इन्फिनिटी पे होना ज़रूरी है, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो। यहाँ पे इनिशियल 1 पॉइंट है, ये जो है इन द विसिनिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, और n पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे है, वहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। तो 1 से लेके n तक जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अगेन एब्सोल्यूट वो पोटेंशियल एनर्जी होगी जो इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट इन्फिनिटी पे होना ज़रूरी है। पॉइंट 1 और पॉइंट n, इन दोनों में से शुरू और आखिर वाला पॉइंट, एक पॉइंट जो है वो इनमें से इन्फिनिटी पे होना ज़रूरी है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम कंसीडर करेंगे n पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर है, ठीक है जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? n टेंड्स टू इन्फिनिटी। n अगर इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है तो इसका मतलब है जो n से लेके ज़मीन के सेंटर तक का फासला होगा वो भी इनफाइनाइट होगा, तो Rn जो है ये विल बिकम इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इक्वेशन इसी में हम पुट करेंगे। सो W जो है ये वर्क डन जो है किसके बराबर आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है जी। तो ये वर्क डन जो है किसके बराबर आएगा? -g इंटू m, और यहाँ पे 1/r1 उसी तरह ही आएगा, लेकिन 1/rn की जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा। अब आपको पता है 1/∞ इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो W विल बिकम इक्वल टू -g इंटू 1/r1, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक ही डिस्टेंस है, इसको हम सिंपल सबस्क्रिप्ट 1 को उड़ा देते हैं और सिंपल r के बराबर लिख लेते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम अब u के बराबर लिख सकते हैं, u के साथ ABS लगा लेते हैं, और ABS जो है ये पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट को शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम बुक वाली जो नोटेशन है उसी को कैरी करते हैं। दिस इज़ G ग्रेविटेशनल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, और ये किसके बराबर होगा? -g इंटू m/r। इस R1 को हमने सिंपली चेंज कर दिया r के साथ, क्योंकि अब इसके अंदर कोई और डिस्टेंस नहीं है, एक ही डिस्टेंस रह गया, तो हमने इसको r के साथ रिप्लेस कर दिया। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो G is absolute gravitational potential energy at point at distance r from सेंटर ऑफ अर्थ। ज़मीन से r डिस्टेंस के बराबर एक पॉइंट है, वहाँ पे जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो UG के बराबर होगी। अगर हमने ज़मीन की सतह के ऊपर, इस किसी पॉइंट के ऊपर जो इस ज़मीन की सतह पे है,
अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो तो ये जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर हो जाएगा। एट सरफेस ऑफ द अर्थ R इज इक्वल टू कैपिटल R आ जाएगा और यही फार्मूला जो है यू जी विल बिकम इक्वल टू माइनस कैपिटल G स्मॉल m ओवर कैपिटल R। अब ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं रिजल्ट के तौर पे कि जो इसका एनालिसिस है वो क्या बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से, अगर आप देखें तो वेरिएशन अगर हमने देखनी है रेडियस के एतबार से पोटेंशियल एनर्जी में, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में, तो रेडियस कम होता जाएगा तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन जितना ज़्यादा होता है एक्चुअली उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है। तो अगर हम इसके लिए एक छोटा सा रिलेशन बनाते हैं प्रोपोर्शन का, तो सबसे पहले रेडियस है, रेडियस में जो चेंज आएगा वो नेगेटिव वैल्यू को चेंज करेगा, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यू की वजह से क्या चेंज होगा, u ऑफ g। तो सबसे पहले देखें कि रेडियस अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर नीचे वाली टर्म इंक्रीज होगी तो इस पूरी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। और नेगेटिव वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो इसका मतलब ये होता है कि असल में उस क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या कहते हैं, रेडियस जब इंक्रीज होगा, जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। इसी तरह से अगर ये डिस्टेंस कम होता है तो इसके कम होने से नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, ये नीचे वाली क्वांटिटी कम होती जाएगी तो ओवरऑल ये क्वांटिटी जो है बड़ी होती जाएगी। तो नेगेटिव वैल्यू जो है ये इंक्रीज होगी, और नेगेटिव वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो एक्चुअली जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चूँकि अगर -1, -2, -3 इनमें से कौन सी बड़ी क्वांटिटी है, तो ये -1 बड़ी क्वांटिटी, चूँकि नेगेटिव वैल्यू जब कम होती जाती है तो उसको हम कहते हैं ये बड़ी हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स ये कम हो रही है एक्चुअल वैल्यू। और नेगेटिव वैल्यू जितनी कम होती जाती है उतनी ही एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती जाती है। सो यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ।